दोस्तों, आज की कहानी शुरू होता है चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के चैप्टर 10 द रॉक बाजार के पार्ट 1 से। नन्हे पिचाशों के साथ हुए भयानक हादसों के बाद से प्रोफेसर लॉकवुड क्लास में जीवित प्राणी नहीं लाते थे। इसके बजाय आप वे विद्यार्थियों के सामने अपनी किताबों के अंश पढ़ा करते थे और कई बार कुछ अधिक नाटकीय अंशों का अभिनय करके भी दिखाते थे। घटना की नाटकीय प्रस्तुति में मदद करने के लिए वे आमतौर पर हैरी को चुनते थे। उसे अब तक कई भूमिकाएं निभाने के लिए विवश किया गया था। उसने उस हिम मानव की भूमिका निभाई थी जिसे दिमागी सर्दी हो गई थी। उसने उस खून पीने वाले पिशाच का भी अभिनय किया था जो लॉकवुड से मुकाबला करने के बाद से सलाद के सिवाय कुछ भी खा नहीं पाता था। गुप्त कलाओं से रक्षा की अगली क्लास में भी हैरी को सामने बुलाया गया। इस बार उसे आदम भेड़िए का अभिनय करना था। अगर उसके पास लॉकवुड को खुश कर रखने का बहुत अच्छा कारण नहीं होता तो उसने ये भूमिका निभाने से इनकार कर दिया होता। थोड़ा जोर से अच्छी तरह चिल्लाओ हैरी, हाँ ऐसे, और फिर विश्वास करें मैं यूं झपटा, इस तरह उसे फर्श पर पटक दिया। ऐसे एक हाथ से मैंने उसे नीचे दबा रखा था, दूसरे हाथ से मैंने उसके गले पर अपनी छड़ी रखी। फिर मैंने अपनी बची हुई ताकत बटोरी और बहुत ही जटिल वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। वो दर्द से कहराने लगा। करते रहो हैरी, इससे भी तेज आवाज में। अच्छा, उसके बाल गायब हो गए, दांत छोटे हो गए और वो एक बार फिर इंसान बन गया। आसान परंतु सफल। एक और गांव मुझे हमेशा एक हीरो के रूप में याद रखेगा क्योंकि मैंने उन्हें आदम भेड़िए के हर महीने के आतंक से बचाया था। घंटी बजी और लॉकवुड खड़े हो गए। होमवर्क। मैंने वेगा वेगा आदम भेड़िए को जिस तरह हराया था उसके बारे में एक कविता लिखो। सबसे अच्छी कविता लिखने वाले को पुरस्कार में मेरी किताब मेरा जादू ऑटोग्राफ सहित मिलेगी। विद्यार्थी क्लास से बाहर निकलने लगे। हैरी वापस क्लास में लौटा जहां रॉन और हरमाइनी इंतजार कर रहे थे। तैयार हो? हैरी बुदबुदाया। जब तक सब लोग चले नहीं जाते तब तक रुको, हरमाइनी घबराते हुए कहा। ठीक है। वो लॉकवुड की टेबल के पास पहुंची। उसने अपने हाथ में एक कागज का टुकड़ा कसकर पकड़ा रखा था। हैरी और रॉन उसके ठीक पीछे थे। और प्रोफेसर लॉकवुड, हरमाइनी ने अटकते हुए कहा, मैं चाहती थी कि मैं लाइब्रेरी से ये किताब निकालवा कर पढ़ लूं, सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए। कागज का टुकड़ा बढ़ाते समय उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। दिक्कत यह है कि ये किताब लाइब्रेरी के प्रतिबंध खंड में है, इसलिए मुझे किसी टीचर के दस्तखत चाहिए। मुझे विश्वास है कि इसमें उस बात को ज्यादा अच्छी तरह समझ जाऊंगी जो आपने पिशाचों के साथ भटकना में धीमी गति के जहरों के बारे में कहा है। अच्छा, पिशाचों के साथ भटकना? लॉकवुड ने हरमाइनी के हाथ से कागज लिया और उसकी तरफ देखकर खुलकर मुस्कुराए। शायद मेरी सबसे प्रिय किताब। तुम्हें वो अच्छी लगती? जी हाँ, हरमाइनी ने उत्सुकता से कहा। आपने कितनी चतुराई से आखिरी वाले पिशाच को चाय की छलनी से फंसाया था। मुझे विश्वास है कि अगर मैं इस वर्ष की सबसे बुद्धिमान छात्रा की थोड़ी अतिरिक्त मदद कर दूं तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। लॉकवुड ने गर्मजोशी से कहा और एक बड़ी मयूरपंखी कलम बाहर निकाली। रॉन के चेहरे पर आए नफरत के भाव का गलत मतलब समझते हुए वे बोले, बढ़िया है ना? मैं आमतौर पर इसे किताबों पर ऑटोग्राफ देने के लिए बचा कर रखता हूँ। उन्होंने उस कागज पर बड़े से घुमावदार दस्तखत घसीटे और हरमाइनी को कागज दे दिया। तो हैरी, लॉकवुड बोले जब हरमाइनी ने कांपती उंगलियों से कागज को तय किया और उसे अपने बैग में डाल दिया। मुझे लगता है कल इस साल का पहला क्विडिच मैच गरुड़ द्वार और नाग शक्ति के बीच है ना?
मैंने सुना है कि तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। मैं भी एक खोजी था। मुझसे लोगों ने इंग्लैंड की टीम में शामिल होने के लिए कहा था, परंतु मैंने अपना जीवन शैतानी ताकतों के उन्मूलन के प्रति सम्मोहित करने का ज्यादा बेहतर समझा। फिर भी अगर तुम्हें थोड़े प्रशिक्षण की जरूरत हो तो बेझिझक मदद मांग लेना। अपने से कम योग्य खिलाड़ियों की मदद करने में मुझे हमेशा खुशी होती है। हैरी ने अपने गले से एक अस्पष्ट सी आवाज निकाली और फिर रॉन तथा हरमाइनी के पीछे तेजी से चला गया। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है, उसने बोला जब उन तीनों ने कागज पर उनके दस्तखत की जांच की। उन्होंने तो ये भी नहीं देखा कि हमें कौन सी किताब चाहिए, इसलिए क्योंकि उनमें जरा भी बुद्धि नहीं है, रॉन ने कहा। परंतु किसे परवाह है, हमें तो वो मिल गया जो हमें चाहते। ऐसा नहीं है कि उनमें बुद्धि नहीं है, हरमाइनी ने तीखी आवाज में कहा जब वे लाइब्रेरी की ओर आधा चलकर और आधा दौड़ कर गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम इस वर्ष की सबसे बुद्धिमान छात्रा हो, है ना? जब वे लाइब्रेरी की खामोशी में दाखिल हुए तो उन्होंने अपनी आवाजें धीमी कर ली। लाइब्रेरियन मैडम पिंस दुबली और चिड़चिड़ी महिला थी जो कुपोषण के शिकार की तरह दिखती थी। सबसे शक्तिशाली कार्य, उन्होंने शंका भरे स्वर से दोहराया और हरमाइनी के हाथ से कागज लेने की कोशिश की, परंतु हरमाइनी कागज छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। उसने हाँफते हुए कहा, मैं सोच रही थी कि क्या मैं इसे रख सकती हूँ। रहने भी दो, रॉन ने हरमाइनी से वो कागज छुड़ाया और उसे मैडम पिंस को दे दिया। हम तुम्हारे लिए एक और ऑटोग्राफ ले लेंगे। लॉकवर्ड किसी भी चीज पर ऑटोग्राफ दे देंगे, बेशक वो कुछ देर स्थिर रहे। मैडम पिंस ने कागज को रोशनी में देखा, जैसे उन्होंने जालसाजी पकड़ने की ठान ली हो, परंतु कागज उनकी परीक्षा में खरा उतरा। वे ऊंची अलमारियों के बीच में चलते हुए दूर गई और कुछ मिनट बाद एक बड़ी तथा पुरानी सी दिखने वाली किताब के साथ लौटी। हरमाइनी ने उसे सावधानी से अपने बैग में रख लिया। लाइब्रेरी से लौटते समय वे कोशिश कर रहे थे कि वे ज्यादा तेज ना चले या फिर ऐसे ना दिखे जैसे वे कोई अपराध कर रहे हो। 5 मिनट बाद वे एक बार फिर मायूस मीना के बाथरूम में पहुंच गए थे। हरमाइनी ने रॉन की आपत्तियों को ठुकराते हुए कहा कि यहाँ पर एकांत की गारंटी थी, क्योंकि जिसका दिमाग सही तरह से काम कर रहा होगा वो वहां कभी नहीं आएगा। मायूस मीना अपने टॉयलेट में जोर जोर से रो रही थी, परंतु उन्होंने मीना को नजरअंदाज कर दिया और मीना ने उन्हें। हरमाइनी ने सावधानी से सबसे शक्तिशाली कार्य नामक किताब को खोला। वे तीनों नमी के कारण धब्बेदार हो चुके पन्ने को झुककर पढ़ने लगे। एक नजर में ही वे समझ गए कि इस किताब को प्रतिबिंब खंड में क्यों रखा गया था। इसमें दिए गए कुछ कार्य के प्रभाव तो इतने ज्यादा विभत्स थे कि उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, और इन्हें पीने के बाद होने वाली पीड़ा को दर्शाने वाले कई चित्र भी थे, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति का चित्र भी शामिल था जिसके शरीर के अंदरूनी हिस्से बाहर आते दिख रहे थे। इसके अलावा एक जादूगरनी का चित्र भी था जिसके सिर से कुछ अतिरिक्त हाथ उग रहे थे। जब हरमाइनी को भैंस बदल कारा शीर्षक वाला पोस्ट मिल गया तो उसने रोमांचित स्वर से कहा, ये रहा। इसमें ऐसे लोगों की तस्वीरें थी जो रूपांतरित होने की प्रक्रिया के अधबीच में थे। हैरी को सचमुच आशा थी कि कलाकार ने उनके चेहरे पर गहन पीड़ा के भावों को कुछ ज्यादा ही कल्पना कर ली होगी। ये मेरे द्वारा देखा गया सबसे जटिल कारा है, हरमाइनी ने कहा जब उन्होंने इसे बनाने की विधि पर एक नजर डाली। पतंगे, जो कि गलाने वाला पौधा और गोरधर घास, वो अपनी उंगली तत्वों की सूची पर नीचे लाते हुई बुदबुदाई, ये तो आसानी से मिल जाएगी। ये विद्यार्थियों के सामान वाले अलमारी में रखे हैं, हम वहां से निकाल सकते हैं। परंतु इधर देखो, वाइकार्न के सींग का चूर्ण,
क्या पता ये हमें कहाँ मिलेगा। बुमस्लिंग सांप की केंचुली, ये मिलना भी मुश्किल है। और जाहिर है उस व्यक्ति की कोई चीज जिसका रूप हम धारण करना चाहते हैं। क्या कहा? रॉन ने तीखे स्वर से कहा। जिसका रूप हम धारण करना चाहते हैं, उस व्यक्ति की किसी चीज से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं क्रेब के पैर के नाखून डली कोई चीज नहीं पीऊंगा। हरमाइनी आगे बोलती रही जैसे उसने रॉन की बात सुनी ही नहीं हो। इस वक्त हमें उस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इन चीजों को सबसे अंत में मिलाएंगे। रॉन हैरानी से हैरी की तरफ मुड़ा, जिसे एक और चिंता सता रही थी। हरमाइनी, क्या तुम्हें एहसास है कि हमें कितनी सारी चीजें चुराना पड़ेगी? ये तो तय है कि ब्लूम्सबर्ग सांप की कछुली विद्यार्थियों के सामान वाली अलमारी में नहीं है। तो हम क्या करेंगे? स्नेप की अलमारी से चुराएंगे? मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा विचार है। हरमाइनी ने झटके के साथ किताब बंद कर दी। अच्छा, अगर तुम दोनों डरकर भागना चाहते हो तो ठीक है, उसने कहा। उसके गालों पर चमकीले गुलाबी धब्बे उभर आए थे और उसकी आंखें सामान्य से ज्यादा तेजी से चमक रही थी। तुम तो जानते हो मैं नियम नहीं तोड़ना चाहती, परंतु मैं चाहती हूँ कि मगलू बच्चों को धमकाना एक मुश्किल कार्य को तैयार करने से कहीं ज्यादा बुरी बात है। लेकिन अगर तुम ये पता नहीं लगाना चाहते इस सब के पीछे मैलफॉय का हाथ है या नहीं, तो मैं इसी समय सीधे मैडम पिंस के पास जाती हूँ और ये किताब वापस कर देती हूँ, ठीक है? रॉन बोला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा जब तुम हमें नियम तोड़ने के लिए उकसाओगी। ठीक है, हम ये काम करेंगे, परंतु पैर के नाखून नहीं, ठीक है? वैसे इसे बताने में कितना समय लग जाएगा? हैरी ने पूछा जब हरमाइनी ने खुश दिखते हुए दोबारा किताब खोली। देखो, गलाने वाला पौधा पूर्णिमा के दिन तोड़ना होगा और पतंगों की 21 दिनों तक पकाना होगा। अगर हमें सब चीजें मिल जाती है तो मेरे हिसाब से ये लगभग 1 महीने में तैयार हो जाएगा। 1 महीना? रॉन बोला, तब तक तो मैलफॉय स्कूल के आधे मगलू बच्चों पर हमला कर चुका होगा। परंतु उसने देखा कि हरमाइनी की आंखें एक बार फिर खतरनाक तरीके से सिकुड़ रही थी, इसलिए उसने जल्दी से ये जोड़ दिया, मगर हमारे पास इससे अच्छी कोई योजना नहीं है, इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि हमें इसमें पूरी तरह से जुट जाना चाहिए। बहरहाल जब हरमाइनी बाहर जाकर ये देख रही थी कि बाथरूम से उनके बाहर निकलने का रास्ता साफ है या नहीं, तो रॉन ने हैरी से गुदगुदाकर कहा, इसमें कम दिक्कत होगी बशर्ते तुम काल मैलफॉय को उसकी झाड़ू से किसी तरह गिरा दो। हैरी शनिवार की सुबह जल्दी जाग गया और कुछ देर तक बिस्तर पर ही पड़ा रहा। वो आज होने वाले क्विडिच मैच के बारे में सोच रहा था। वो खास तौर पर इस विचार से घबरा रहा था कि अगर गरुड़द्वार हार गया तो वुड क्या करेगा। वैसे उसे इस बात से भी घबराहट हो रही थी कि उनका सामना एक ऐसी टीम से होने वाला था जो सबसे तेज उड़ने वाले जादुई झाड़ुओं पर सवार होंगी। इस समय वो नागशक्ति को जितनी बुरी तरह हराना चाहता था उतना पहले कभी नहीं चाहता था। आधे घंटे तक उसके अंदर उथल पुथल होती रही। फिर वो उठा और फटाफट कपड़े पहनकर नाश्ते के लिए जल्दी से नीचे चला आया। वहां उसे गरुड़द्वार की टीम के बाकी खिलाड़ी लंबी खाली टेबल पर पास पास बैठे दिखे। सबके सब तनाव में दिख रहे थे और ज्यादा बातें नहीं कर रहे थे। जब 11 बजे का समय करीब आया तो पूरा स्कूल क्विडिच स्टेडियम की तरफ जाने लगा। आज काफी उम्स थी और ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली हो। जब हैरी चेकिंग रूम में जाने लगा तो रॉन और हरमाइनी जल्दी से उसे गुड लक करने के लिए आए। टीम के सभी सदस्यों ने गरुड़द्वार के लाल रंग के दुशाले वाली ड्रेस पहनी और फिर हर बार की तरह इस बार भी वे
मैच से पहले दिए जाने वाले वुड के उत्साहवर्धक भाषण को सुनने के लिए बैठ गए। वुड ने कहना शुरू किया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नागशक्ति के पास हमसे बेहतर झाड़ुए थे। बहरहाल हमारे पास झाड़ुओं पर बेहतर खिलाड़ी है। हमारे टीम ने प्रशिक्षण में उनसे ज्यादा कड़ी मेहनत की है। हम हर तरह के मौसम में खेले हैं। बिल्कुल सच कहा, अगस्त के बाद से आज तक मेरा शरीर कभी पूरी तरह सूखा नहीं रहा। जॉर्ज वीजली बुदबुदाया, हम उन्हें मजा चखा देंगे और वे उस दिन पर पछताएंगे जब उन्हें उस गंदे मैलफॉय को रिश्वत लेकर अपनी टीम में शामिल किया। भावावेग की वजह से हिल रहे सीनों के साथ वुड हैरी की ओर मुड़ा। सारा दारोमदार तुम पर है हैरी, उन्हें दिखा दो कि कोजी के पास अमीर पिता का होना ही काफी नहीं है। मैलफॉय से पहले सुनहरी गेंद पकड़ लो, वरना इस कोशिश में अपनी जान दे दो हैरी, क्योंकि आज हमें जीतना ही है, हमें जीतना ही है। इसलिए बिना दबाव के खेलो हैरी, फ्रेड ने उसे आंख मारते हुए कहा। जब वे पिच की तरफ बढ़े तो भीड़ ने जोरदार शोर से उनका स्वागत किया। खास तौर पर हर्षध्वनि सुनाई दे रही थी, क्योंकि चीलघात और मेहनतकश भी नागशक्ति को हारते हुए देखना चाहते थे। परंतु भीड़ में नागशक्ति के विद्यार्थियों की हाय हाय की आवाजें और फुफकारे भी सुनाई दे रही थी। क्विडिच की टीचर मैडम बुच ने फ्लिंट और वुड को हाथ मिलाने के लिए कहा। दोनों ने एक दूसरे को खतरनाक अंदाज से देखते हुए हाथ मिलाया और इस दौरान जरूरत से ज्यादा दबाव डाला। मेरी सीटी बजते ही मैडम बुच बोली, 3, 2, 1 स्टार्ट। भीड़ के शोर से ऊपर उठने की प्रेरणा पाते हुए 14 खिलाड़ी काले बादलों से भरे आसमान की तरफ उड़ चले। हैरी ने उन सब से ऊपर की ओर उड़ा। वो चारों तरफ सुनहरी गेंद को ढूंढ रहा था। सब ठीक तो है, माथे पर निशान वाले, मैलफॉय चीखा, जो उसके नीचे आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी झाड़ू की रफ्तार दिखाना चाहता। हैरी को जवाब देने का समय नहीं मिला। उसी पर एक भारी भरकम काला पहलवान उसकी तरफ झपटता हुआ आया। हैरी उससे बिल्कुल बाल बाल बचा। उसे लगा जैसे पहलवान उसके बालों को छूता हुआ गया था। बहुत करीबी मामला था हैरी, ये कहते हुए जॉर्ज अपने हाथ में बल्ला लेकर तेजी से हैरी के पास से गुजरा। वो पहलवान पर प्रहार करके उसे नागशक्ति के खिलाड़ी की तरफ भेजने के लिए तैयार था। हैरी ने देखा कि जॉर्ज ने पहलवान को एरियल यूसी की दिशा में जोर से मारा, परंतु पहलवान बीच में ही मुड़ गया और दोबारा हैरी की तरफ आने लगा। उससे बचने के लिए हैरी ने तेजी से नीचे गोता लगाया और जॉर्ज ने पहलवान को कसकर मैलफॉय की तरफ मारा। एक बार फिर पहलवान बुमरेंग की तरह मुड़ा और हैरी के सिर की तरफ लपटा। हैरी ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और सनसनाते हुए पिच के दूसरे सिरे की तरफ उड़ने लगा। उसे सुनाई दे रहा था कि पहलवान सीटी बजाता हुआ उसके पीछे आ रहा था। ये क्या हो रहा है? पहलवान इस तरह किसी एक ही खिलाड़ी पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। उनका काम तो ये होता है कि वे ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को झाड़ू से गिराने की कोशिश करें। फ्रेड वीजली दूसरे सिरे पर पहलवान का इंतजार कर रहा था। हैरी झुक गया जब फ्रेड ने पहलवान को अपनी पूरी ताकत से मारा और पहलवान का रुख हैरी से हटकर दूसरी तरफ हो गया। उसका काम तमाम हो गया। फ्रेड खुशी से चीखा, परंतु वो गलत था। मानो वो पहलवान हैरी की तरफ चुंबकीय शक्ति से खींचा चला रहा हो। वो एक बार फिर उसके पीछे आ गया और हैरी को पूरी गति से उड़ने के लिए विवश होना पड़ा। अब बारिश होने लगी थी। हैरी के चेहरे पर भारी बूंदें गिरने लगी, जो उसके चश्मे के कांच पर पड़कर उछल रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैच में क्या हो रहा था, जब तक कि
के केमिस्ट्री कर रहे ली जॉर्डन की आवाज नहीं सुनी। नाग शक्ति 60 शून्य से आगे है। नाग शक्ति के बेहतरीन झाड़ुए स्पष्ट रूप से अपना कमाल दिखा रही थी और इस बीच दुष्ट पहलवान अपनी तरफ से हैरी को नीचे गिराने की पूरी कोशिश कर रहा था। फ्रेड और जॉर्ज अब उसके दोनों तरफ इतने पास हो रहे थे कि हैरी को उनकी हिलती बाहों के सिवाय और कुछ नहीं दिख रहा था। सुनहरी गन को पकड़ने की बात तो रहने ही थी, हैरी के लिए उसे देख पाना भी संभव नहीं था। किसी ने इस पहलवान के साथ छेड़खानी की है। फ्रेड गुस्से से घुराया। जब पहलवान नए सिरे से हैरी पर हमला करने आया तो उसने बल्ले को अपनी पूरी ताकत से घुमाया। हमें टाइम आउट लेना चाहिए, जॉर्ज बोला और वुड को इशारा करने की कोशिश की। इसके साथ ही वो पहलवान को हैरी की नाक तोड़ने से रोकने की कोशिश भी कर रहा था। ये स्पष्ट था कि वुड को संदेश मिल गया था। मैडम वुड की सीटी बजी। अब भी दुष्ट पहलवान से बचने की कोशिश करते हुए हैरी, फ्रेड तथा जॉर्ज जमीन पर उतर आए। क्या हो रहा है? वुड ने कहा जब गुरुद्वार की टीम इकट्ठी हुई और नागशक्ति के दर्शक भीड़ में से ताने मारने लगे। हम हारते जा रहे हैं। फ्रेड और जॉर्ज, जब पहलवान ने एंजेलिना को स्कोर करने से रोका तब तुम लोग कहाँ थे? ऑलिवर हम इससे बीच फुट ऊपर दूसरे पहलवान को रोक रहे थे ताकि वो हैरी को हत्या ना कर दे। जॉर्ज ने गुस्से से कहा, किसी ने उस पर जादू कर दिया है। वो सिर्फ हैरी के ही पीछे पड़ा हुआ है। पूरे मैच में वो किसी दूसरे की तरफ नहीं आया है। नाग शक्ति के खिलाड़ियों ने जरूर उनमें कोई ना कोई गड़बड़ की होगी। परंतु हमारी आखिरी प्रैक्टिस के बाद तो पहलवानों को मैडम वुड के ऑफिस में ताले में रखा गया था, तो तब उनके साथ कोई गड़बड़ नहीं थी। वुड ने चिंता से कहा। मैडम वुड उनकी तरफ आ रही थी। उनके कंधे के पीछे हैरी को दिख रहा था कि नाग शक्ति के खिलाड़ी ताना मारते हुए उनकी तरफ इशारा कर रहे थे। जब मैडम वुड करीब आई तो हैरी, फ्रेड और जॉर्ज में बोला, सुनो, अगर तुम दोनों पूरे समय मेरे आसपास ही मंडाते रहोगे तो मैं सुनहरी गेंद सिर्फ उसी हालत में पकड़ सकता हूँ जब वो उड़कर सीधे मेरे हाथ में आ जाएगा। बाकी खिलाड़ियों के पास जाओ और मुझे उस बदमाश पहलवान से अकेले निपटने दो। मूर्खों जैसी बात मत करो, फ्रेड बोला। वो तुम्हारी खोपड़ी खोल देगा। वुड कभी हैरी को और कभी बिजली भाइयों को देख रहा था। ऑलिवर, ये पागलपन है। एलिसिया स्पिंटर ने गुस्से से कहा, तुम हैरी को अकेले उस चीज से निपटने नहीं दे सकते। हमें पहलवान की जांच की मांग करना चाहिए। अगर हम इस समय खेल रुकवाते हैं तो हम इस मैच में जीत से वंचित हो जाएंगे, हैरी बोला, और हम सिर्फ एक दुष्ट पहलवान के कारण नाग शक्ति से मैच नहीं हारेंगे। प्लीज ऑलिवर, उनसे कह दो कि मुझे अकेला छोड़ दे। ये सब तुम्हारी गलती है, जॉर्ज ने गुस्से से वुड से कहा। तुमने उससे कितनी मूर्खतापूर्ण बात की थी। सुनहरी गेंद पकड़ लो वरना इस कोशिश में अपनी जान दे दो। मैडम वुड, आप उनके बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। दोबारा खेल शुरू करने के लिए तैयार हो? उन्होंने वुड से पूछा। वुड को हैरी के चेहरे पर संकल्प का भाव दिख रहा था। वो बोला, ठीक है फ्रेड और जॉर्ज, तुम लोगों ने हैरी की बात सुन ली है। उसे अकेला छोड़ दो और उसे खुद ही पहलवान से निपटने दो। बारिश अब और भी तेज हो गई थी। मैडम वुड की सीटी बजते ही हैरी हवा में तेजी से उड़ा और उसने अपने पीछे आते पहलवान की जोरदार सनसनाहट सुनी। हैरी और ऊंचाई की तरफ उठ चला। उसने तेजी से चक्कर काटे, एकाएक ऊपर नीचे घूमा, आड़ा तिछड़ा उड़ा और कभी सीधा उल्टा उड़ा। इस वजह से उसे हल्के से चक्कर आने लगे। बहरहाल उसने अपनी आंखों को चौड़ा करके खोल रखा था। बारिश उसके चश्मे को धुंधला कर रही थी और उसके नथुने के अंदर घुस रही थी, क्योंकि वो पहलवान के खतरनाक हमले से बचने के लिए उल्टा लटक रहा था। उसे दर्शकों की हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी।
वो जानता था कि उसकी हरकतें मूर्खतापूर्ण दिख रही होंगी, परंतु वो ये भी जानता था कि बदमाश पहलवान भारी था, इसलिए वो उतनी तेजी से दिशा नहीं बदल सकता था जितनी तेजी से हैरी बदल सकता है। हैरी स्टेडियम के चारों तरफ ऊपर नीचे होते हुए उड़ता रहा। वो बारिश की चांदी जैसी चादर के बीच से गुरुद्वार के गोल की तरफ देख रहा था, जहां एड्रियन यूसी फूट के पार जाने की कोशिश कर रहा था। हैरी के कान में बजी एक सीटी की आवाज ने उसे बताया कि पहलवान एक बार फिर उसे टकराते टकराते बचा था। हैरी एकदम पलटा और तेजी से विपरीत दिशा में चल दिया। जब हैरी को बीच हवा में पहलवान से बचने के लिए मजबूरन एक मूर्खतापूर्ण चक्कर लगाना पड़ा तो मैल्फॉय चिल्लाया, नाच रहे हो क्या पॉटर? हैरी तेजी से उड़ने लगा। पहलवान उसके कुछ फुट पीछे था और फिर जब उसने नफरत और गुस्से से मैल्फॉय की तरफ देखा तो उसे सुनहरी गेंद दिख गई। वो मैल्फॉय के बाएं कान के कुछ इंच ऊपर मंडरा रही थी, परंतु मैल्फॉय को हैरी पर हंसने से फुर्सत नहीं था, इसलिए वो उसे नहीं देख पाया। एक पल के लिए तो हैरी बीच हवा में ही लटक रहा था। वो मैल्फॉय की तरफ तेज गति से नहीं जा सकता था। उसे डर था कि ऐसा करने से मैल्फॉय ऊपर की ओर देख सकता है और उसे सुनहरी गेंद दिख सकती है। धार करके एक आवाज हुई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं इस कहानी के अगले पार्ट से। और अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।